स्वागत है आप सभी लोगों का सामान्य विज्ञान के ऐसे प्रश्नों का सुपरफास्ट रिवीजन करने के लिए जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब तक हम लोग सामान्य विज्ञान के टोटल 8 लेक्चर खत्म कर चुके हैं और आज उसी के आगे हम लोग अपना आज का 9वां लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, अर्धचालक के कौन कौन से उदाहरण हैं? तो अर्धचालक के उदाहरण के रूप में आप याद रखिएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये अर्धचालक के उदाहरण हैं, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धचालकों पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अर्धचालक का जब हम लोग तापमान बढ़ाते हैं तो अर्धचालक की जो चालकता होती है वो बढ़ती है और तापमान घटाने पर अर्धचालक की चालकता घटती है। तो इस प्रकार कहने का मतलब क्या है कि अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता क्या होती है? बढ़ती है, और ताप के घटाने पर उसकी चालकता घटती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धचालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो सॉरी, अर्धचालक नहीं, ये अतिचालक पूछ रहा है। तो अतिचालक की जो प्रतिरोधकता होती है वो शून्य होती है। तो अतिचालक में प्रतिरोधकता कितनी होती है? शून्य होती है। इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, सोडा वाटर के बारे में बात करते हैं। सोडा वाटर आप लोगों ने देखा भी होगा बाज़ार में बिकते हुए। तो सोडा वाटर जो विलयन होता है वो किस प्रकार का विलयन होता है? सोडा वाटर में गैस और द्रव का विलयन होता है, यानी द्रव और गैस को मिलाने से हमें क्या प्राप्त होता है? सोडा वाटर प्राप्त होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और जानते रहिए, सोडा वाटर में जो गैस मिलाई जाती है वो होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है किसमें? सोडा वाटर में। इस चीज़ को भी आप जानते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठोसों में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो किस विधि से होता है? तो ठोसों में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो चालन विधि के द्वारा होता है। इस चीज़ को आप रट लीजिएगा। चालन, संवहन, विकिरण, ये 3 ऊष्मा के संचरण की विधियां होती हैं। इसको पूरे डिटेल के साथ आप किसी बुक से पढ़ लीजिएगा। और ठोसों में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो चालन विधि के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। ये सारे प्रश्न आपके 1 लाइनर प्रश्न हैं। इनको एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए। ये सारे प्रश्न आपको रट जाएंगे और इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, जब हम कान के माध्यम से कोई ध्वनि सुनते हैं तो उस ध्वनि का प्रभाव हमारे कान पर कितने समय तक रहता है? तो सेकंड के 1/10वें हिस्से तक, यानी सेकंड के 1/10वें भाग तक ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों पर रहता है। इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिध्वनि क्या होती है भैया? तो जब किसी तल से कोई आवाज़ पलट के हमें दोबारा सुनाई देती है तो इस प्रकार की घटना को प्रतिध्वनि कहते हैं। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए एक श्रोता होता है और एक परावर्तक सतह होती है। इन दोनों के बीच में न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो दोनों के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है वो 17 मीटर की होती है। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच में न्यूनतम 17 मीटर की दूरी होती है। चलिए आगे कुछ तरंगों के आपके प्रश्न हैं महत्वपूर्ण, उसको पढ़ते हैं। अनुप्रस्थ तरंग का कौन सा उदाहरण है? तो प्रकाश जो तरंगें होती है वो अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण होती हैं, यानी कि हमें जो सूर्य का प्रकाश मिलता है वो किस प्रकार की तरंगें होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों का कौन सा उदाहरण होता है? तो जो हम ध्वनि सुनते हैं अपने कानों के माध्यम से, तो इस प्रकार जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण होती हैं। यहाँ पर एक चीज़ जानते रहिएगा कि जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वो माध्यम की दिशा में गति करती हैं और जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं वो माध्यम के लंबवत दिशा में गति करती हैं। इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। अनुदैर्ध्य तरंगें कैसे चलती हैं? माध्यम की दिशा के लंबवत चलती हैं, वो अनुप्रस्थ माध्यम की दिशा में ही चलती हैं। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगें किस प्रकार से गति करती हैं? तो ध्वनि तरंगें कौन सी तरंगें होती हैं? यहाँ पर ध्वनि तरंगें ऊपर लिखा गया था। ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। और अनुदैर्ध्य तरंगें कैसे चलती हैं? माध्यम की दिशा के लंबवत चलती हैं। तो इस प्रकार ध्वनि तरंगों की जो गति होगी वो किस प्रकार की होगी? लंबवत दिशा में होगी, माध्यम के दिशा के लंबवत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य कौन सी ध्वनि नहीं सुन सकता है? तो ये प्रश्न किसी परीक्षा में आया रहा होगा जिसमें 4 विकल्प दिए गए होंगे। उसमें से एक विकल्प रहा होगा आपका पराश्रव्य तरंगे। तो यहाँ पर पराश्रव्य तरंगे ही दिया गया है कि मनुष्य पराश्रव्य तरंगे नहीं सुन सकता है। वैसे यहाँ पर आप जानते रहिए कि जो तरंगे होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है श्रव्य, दूसरा होता है पराश्रव्य और तीसरा होता है अश्रव्य। ठीक है, तो मनुष्य सिर्फ श्रव्य तरंगे ही सुन सकता है। पराश्रव्य और अश्रव्य जो तरंगे होती हैं ये दोनों तरंगे मनुष्य नहीं सुन सकता है। आगे बढ़ते हैं।
सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो जो हमारा सेकंड लोलक होता है इसके आवर्तकाल के बारे में आप जानते रहिएगा, हजारों बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? यानी कि अगर हमें अपने नेत्रों के माध्यम से किसी वस्तु को देखना हो तो वो हमसे कितनी दूर पर होनी चाहिए? तो हमसे न्यूनतम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। किसी भी वस्तु को मानव नेत्र से स्पष्ट देखने के लिए उसकी जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो 25 सेकंड होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य आँखों के लिए अधिकतम दूर जो बिंदु होता है वो कितना होता है? तो न्यूनतम अभी हमने ऊपर पढ़ा 25 सेंटीमीटर, जो अधिकतम दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है। ठीक है, तो अधिकतम दूर वाला बिंदु अनंत हो सकता है और न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। इन दोनों चीज़ों को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंडे बहुत सारे लोग खाते हैं, तो जो अंडे का आवरण होता है वो किसका बना होता है? तो जो अंडे का आवरण होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का अंडे का आवरण बना होता है। इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। ये सारे प्रश्न बस ध्यान से सुनते रहिए, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग मानव मस्तिष्क और मनुष्य के सिर का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग फ्रेनोलॉजी कहते हैं। फ्रेनोलॉजी में मानव के मस्तिष्क और सिर का अध्ययन किया जाता है। डिहाइड्रेशन क्या होता है? गर्मी का महीना है, बहुत सारे लोगों को डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन में होता क्या है कि हमारे शरीर में पानी की जो मात्रा होती है वो कम होती है, इसीलिए गर्मी के महीने में अधिक से अधिक पानी पीने के लिए कहा जाता है। डिहाइड्रेशन में आपको चक्कर आ सकते हैं, आप बेहोश भी हो सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है? शरीर में जल की मात्रा कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ पर होता है? तो किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो अधिकतम निर्वात में होता है। इस चीज़ को आप जानते रहिए, निर्वात में वस्तु का भार अधिकतम होता है। आगे बढ़ते हैं। सिल्क यानी रेशम। रेशम के कपड़े तो सब लोग पहनते होंगे, लेकिन प्रयोगशाला में एक कृत्रिम सिल्क बनाई गई है। तो कृत्रिम सिल्क मतलब कृत्रिम रेशम बनाई गई है, उसका क्या नाम है? तो जो कृत्रिम रेशम है या कृत्रिम सिल्क है उसका नाम है रेयॉन। रेयॉन कहाँ बनाया गया है? प्रयोगशाला में बनाया गया है। और सिल्क आपको जो कपड़े होते हैं यानी रेशम होता है उसके बारे में आप जानते ही होंगे, वो हमें कहाँ से मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आम के बारे में पढ़ते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंगो से ही आप याद रखिएगा, मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा इंडिका ये आपका आम का वैज्ञानिक नाम है। मैंगो से ही आप क्या याद रखिएगा? मैंगीफेरा इंडिका। जब आपके ऑप्शन में आएगा तो आप इसको आराम से टिक लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबके घरों में रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होता है। तो फ्रिज में जब जल रखा जाता है उसको ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसको हम लोग साधारण शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्रिज में किस माध्यम से जो ठंडाई होती है, जल ठंडा होता है या ठंडक होती है, उसका क्या कारण होता है? तो उसका कारण होता है अमोनिया गैस। अमोनिया गैस के माध्यम से फ्रिज को ठंडा रखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था जेम्स हैरिसन और टिनिंग ने। तो जेम्स हैरिसन और टिनिंग ने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में एक चीज़ और पढ़ते हैं कि रेफ्रिजरेटर में हम लोग एक समान तापमान बनाए रख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में अगर हमें 15 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान फिक्स कर देंगे तो वो तापमान हमारा स्थिर रहता है। तो ये किसके कारण होता है? ये थर्मोस्टेट के कारण होता है। थर्मोस्टेट की एक प्रक्रिया होती है, उस थर्मोस्टेट की प्रक्रिया के कारण रेफ्रिजरेटर में जो तापमान होता है वो स्थिर रहता है। आगे बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि अगर कमरे में कोई आपका रेफ्रिजरेटर रखा गया है, उसका दरवाज़ा आप खोल दीजिए तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि रेफ्रिजरेटर ठंडा होता है, अगर हम लोग वो कमरे में रखा गया है रेफ्रिजरेटर, उसका दरवाज़ा खोल देंगे तो वो ठंडक पूरे कमरे में आ जाएगी और कमरा जो हो जाएगा ठंडा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है कि कमरे में अगर रेफ्रिजरेटर रखा है और रेफ्रिजरेटर का आप दरवाज़ा खोल देते हैं तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है, घटेगा नहीं, तापमान बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। पेप्सिन के बारे में पढ़ते हैं। पेप्सिन कहाँ पाई जाती है? पेप्सिन आमाशय में पाई जाती है। पेप्सिन होती क्या है? पेप्सिन एक प्रकार की एंजाइम होती है। इसका क्या काम होता है? ये प्रोटीन का पाचन करती है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करने के लिए प्रोटीन को किस में बदलती है? तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलती है। तो पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलकर प्रोटीन का पाचन करती है। पेप्सिन कहाँ पाई जाती है? आमाशय में पाई जाती है। पेप्सिन होती क्या है? एक प्रकार की एंजाइम होता है। आगे बढ़ते हैं। गोबर गैस संयंत्र
का आविष्कार किसने किया है, यानी गोबर से जो गैस बनाई जाती है उसको हम लोग गोबर गैस संयंत्र कहते हैं। उसका आविष्कार CB देसाई ने किया है। तो CB देसाई एक भारतीय थे, उन्होंने गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया है। गोबर गैस को हम लोग बायोगैस भी कहते हैं। तो बायोगैस का जो प्रमुख घटक है, चाहे इसको हम लोग गोबर गैस कहें चाहे बायोगैस कहें, दोनों एक ही चीज़ें हैं। इसका प्रमुख घटक कौन सा होता है? तो गोबर गैस का जो प्रमुख घटक होता है वो मीथेन होता है। अगर आपको बायोगैस के बारे में पूछा जाए तो बायोगैस का भी जो प्रमुख घटक होता है वो मीथेन ही होता है। जितनी सड़ी गली चीज़ें होती हैं, जहाँ दलदली स्थान होते हैं या पत्तियाँ सड़ जाती हैं, कोई चीज़ सड़ जाता है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर हमेशा मीथेन गैस ही पाई जाती है। तो गोबर गैस संयंत्र में भी गोबर सड़ता ही है, तो वहाँ पर भी आपको मीथेन गैस ही मिलेगी। ठीक है, तो मीथेन गैस गोबर गैस और बायोगैस का प्रमुख घटक होता है। इस चीज़ को आप जानते रखिएगा। सोडा वाटर के बारे में हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? तो सोडा वाटर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सभी गैसों का आयतन शून्य किस तापमान पर होगा? तो सभी गैसों का जो आयतन होगा वो शून्य -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर सभी गैसों का आयतन कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। वैसे ये जो तापमान है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये काल्पनिक तापमान है। अभी तक इस तापमान की खोज नहीं की गई, यानी इतना कम तापमान अभी तक कहीं भी नहीं पाया गया है। और इसी से इसमें 0.15 और जोड़ दीजिए, यानी कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तापमान को हम लोग क्या कहते हैं? इस तापमान को परम शून्य ताप कहते हैं, यानी कि इसके नीचे का तापमान संभव नहीं है। तो परम शून्य ताप वो होता है जिसके नीचे का कोई भी तापमान संभव नहीं होता है। वो कितना है? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़ते हैं। बॉयल का नियम किस पर लागू होता है? तो जो बॉयल का नियम है वो स्थिर तापमान पर लागू होता है, यानी नियत तापमान पर, स्थिर तापमान पर बॉयल का नियम लागू होता है। इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। NTP यानी कि सामान्य ताप और दाब पर, NTP यानी सामान्य ताप और दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो सामान्य ताप और दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो 22.4 लीटर होता है सामान्य ताप और दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? तो अम्लीय वर्षा के बारे में जानते रहिएगा। जब आपके वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये दोनों गैसें घुली रहती हैं, यानी SO2 और NO2, ये दोनों गैसें आपकी जब वायुमंडल में घुली रहती हैं और जब आपका पानी बरसता है तो ये दोनों गैसें पानी के साथ धरातल पर आ जाती हैं, यानी नीचे आ जाती हैं। इस प्रकार की जो वर्षा होती है बहुत ही हानिकारक होती है, और इस प्रकार की वर्षा को ही हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा में किसके कारण होती है? SO2 और NO2 के कारण होती है। इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, खासकर पर्यावरण के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि SO2 और NO2 के कारण आपका अम्लीय वर्षा होती है। ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है उसको आप रख लीजिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है उसका फार्मूला क्या है? CaOCl2। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होगा? CaOCl2 से ही हम लोग बना सकते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हम किसे कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को कहते हैं। और फार्मूला भी याद रख लीजिएगा CaOCl2। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव द्वारा संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो ऐसा कौन सा रेशा है जो मानव के द्वारा बनाया गया है? तो नायलॉन। नायलॉन के आप कपड़े आते हैं, बहुत टी-शर्ट वगैरह जो आती हैं, शर्ट वगैरह जो आती हैं, वो नायलॉन की होती हैं। तो ये रेशा है, कृत्रिम रेशा है, जो कि प्रयोगशाला में बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को क्या कहते हैं? सेलुलोज हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों की छालें या पेड़ पौधों की लकड़ियों से हमें क्या मिलता है? सेलुलोज मिलता है। इससे कृत्रिम रेशा बनाया जाता है। ठीक है, प्रयोगशाला में कृत्रिम रेशा बनाया जाता है जिसका नाम क्या है? रेयान। तो रेयान कहाँ किससे बनता है? कृत्रिम रेशा, जो कि सेलुलोज से बनता है। मानव द्वारा संश्लेषित जो रेशा है वो नायलॉन है। इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली कौन सी गैस है? तो हैलोजन जो है वो गैसों का एक ग्रुप है, उसमें सबसे प्रभावशाली जो गैस है वो फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन गैस किस में पाई जाती है? हैलोजन ग्रुप में पाई जाती है। तो उसमें सबसे प्रभावशाली कौन सी गैस है? आपकी फ्लोरीन है। इस चीज़ को आप जानकारी में रखिएगा। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।